Hello everyone, welcome back to Kyra classes. This is my fourth lecture of Cell, the Unit of Life. In today's video, we will study endomembrane system in eukaryotes. So वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें कायरा क्लासेस को. थैंक यू. सो फर्स्ट टॉपिक है एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम. एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का मतलब होता है कि ये जो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम है ये किससे मिलके बना है? बहुत सारे डिफरेंट मेम्ब्रेन से मिलके बना है जो कि सेल को डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली कंपार्टमेंट्स में, जिन्हें हम कहते हैं ऑर्गेनल्स. While each of the membranous organelles is distinct in terms of its structure and function, many of these are considered together as an endomembrane system because their functions are coordinated. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की एक और बात मैं ये बताती हूँ कि डिफरेंट ऑर्गेनल्स प्रेजेंट हैं. ये जो मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स हैं, मेम्ब्रेनस इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये जो ऑर्गेनल्स है बाउंडेड है मेम्ब्रेन से या फिर सराउंडेड है मेम्ब्रेन से, तो ये एक दूसरे से अलग होते हैं आप स्ट्रक्चर को लेके भी और फंक्शंस को भी लेके. तो स्ट्रक्चरली भी जो ऑर्गेनल्स हैं वो डिफरेंट हैं और फंक्शनली भी एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं. और बावजूद इसके कि ये स्ट्रक्चरली और फंक्शनली डिफरेंट हैं, लेकिन बहुत से ऑर्गेनल्स क्या होते हैं, एकजुट होकर काम करते हैं, एक यूनिट की तरह काम करते हैं. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इसलिए कहा जा रहा है बिकॉज इनके जो फंक्शंस हैं इन मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स के वो कोऑर्डिनेटेड हैं, वो एक साथ एकजुट होकर फंक्शन परफॉर्म करते हैं. द एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम इंक्लूड्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे हम ER कहते हैं शॉर्ट में, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स एंड वैक्यूल्स. तो एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में कौन कौन से मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल्स आते हैं उनके नाम दिए गए हैं, जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम्स है और वैक्यूल्स है. Since the functions of the mitochondria, chloroplast and peroxisomes are not coordinated with the above components, these are not considered as part of the endomembrane system. माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीजोम्स के जो फंक्शंस होते हैं वो ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी कॉम्प्लेक्स, लाइसोसोम्स और वैक्यूल्स है, इनके साथ कोऑर्डिनेटेड नहीं होते. मतलब ये एक यूनिट की तरह काम नहीं करते हैं, एकजुट होके ये काम नहीं करते हैं. इनके फंक्शंस जो है वो कोऑर्डिनेटेड नहीं होते हैं, ये जो अबव कंपोनेंट्स मेंशन हुए हैं. इसलिए ये जो माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और पेरोक्सीसोम्स है ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम नहीं बनाते हैं या फिर ये एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम का पार्ट नहीं है. फर्स्ट है हमारा द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसे शॉर्ट में कहते हैं ER. तो अब हम क्या एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम पढ़ रहे हैं, अब हम एक एक मेम्ब्रेनस ऑर्गेनल को लेंगे और उसको डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे. तो फर्स्ट हमारा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडीज ऑफ यूकैरियोटिक सेल्स रिवील द प्रेजेंस ऑफ अ नेटवर्क और रेटिकुलम ऑफ टाइनी ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स स्कैटर्ड इन द साइटोप्लाज्म, that is called the endoplasmic reticulum. तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की डिस्कवरी या इन्वेंशन ऐसे हुआ था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी के दौरान, यूकैरियोटिक सेल की जब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपिक स्टडी हो रही थी तो उसमें पाया गया कि एक नेटवर्क है, एक जाल जैसा नेटवर्क है, या फिर आप उसे रेटिकुलम भी कह सकते हो. ठीक है, किसका है? बहुत छोटे छोटे ट्यूब फॉर्म के स्ट्रक्चर्स हैं जो कि साइटोप्लाज्म में जो है ना वो स्कैटर्ड है, फैले हुए हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो डिवाइड करता है इंट्रासेलुलर स्पेस को दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में. तो इंट्रासेलुलर मतलब विद इन द सेल, जो स्पेस सेल के अंदर है. ओके तो ये ER जो है उस इंट्रासेलुलर जो सेल के अंदर का स्पेस है उसको दो अलग अलग कंपार्टमेंट्स में डिवाइड कर रहा है. पहला है लूमिनल, ER के अंदर वाला पार्ट, और दूसरा है एक्स्ट्रा लूमिनल मतलब साइटोप्लाज्म कंपार्टमेंट. तो एक है लूमिनल कंपार्टमेंट जो कि ER के अंदर वाला कंपार्टमेंट है, और दूसरा है एक्स्ट्रा लूमिनल जो कि साइटोप्लाज्म वाला कंपार्टमेंट है. ER में कभी कभार राइबोसोम्स भी देखने को मिलते हैं जो कि उसकी आउटर सरफेस, जो उसकी बाहर की सरफेस है, उस पे अटैच्ड होते हैं. The endoplasmic reticulum bearing ribosomes on their surface is called rough endoplasmic reticulum, RER.
तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, अगर उसकी सरफेस पे आपको राइबोसोम्स देखने को मिलते हैं तो वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के नाम से जाना जाता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब यही होता है कि उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं और इसका शॉर्ट फॉर्म है RER। अगर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं है, एब्सेंट है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ दिखता है, मतलब उसका अपीयरेंस स्मूथ होता है, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, जिसका शॉर्ट फॉर्म है SER। RER को काफी बार देखा गया है सेल्स के अंदर, जो कि एक्टिवली इन्वॉल्व होते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। तो ऑब्वियसली सी बात है, जो राइबोसोम्स है वो प्रोटीन सिंथेसिस मशीनरी के तौर पे जाना जाता है, दैट मीन्स वो प्रोटीन सिंथेसाइज कराने में हेल्प करता है। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट है, और ये जो राइबोसोम्स है, ये राइबोसोम्स क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं प्रोटीन, या फिर ये प्रोटीन सिंथेसिस में इन्वॉल्व है और उनके सिक्रीशन में इन्वॉल्व है। They are extensive and continuous with the outer membrane of the nucleus। अब ये जो RER है, ये जो न्यूक्लियस की बाहर वाली मेम्ब्रेन होती है, आउटर मेम्ब्रेन, उसके साथ ये कॉन्टिन्यूअस नेटवर्क बनाता है RER। The smooth endoplasmic reticulum is the major site for synthesis of lipid। Smooth endoplasmic reticulum किसका मेजर साइट है, वहां पे लिपिड सिंथेसाइज होता है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में लिपिड सिंथेसाइज होगा और RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन सिंथेसाइज होगा। एनिमल सेल्स, जैसे कि एनिमल सेल्स की बात करें, लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स भी जो है वो SER फॉर्म करता है, मतलब स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम लिपिड लाइक स्टेरॉइडल हार्मोन्स को फॉर्म करता है एनिमल सेल्स में। Now you can see the diagram of endoplasmic reticulum। तो मैंने आपको बताया था आउटर मेम्ब्रेन देख सकते हो आप ये न्यूक्लियस की, दिस इज द इनर मेम्ब्रेन ऑफ द न्यूक्लियस। ओके, ये न्यूक्लियर पोर्स है, यहाँ से ट्रांसपोर्टेशन होता है सब्सटेंसेस का। तो फिलहाल हमें जो देखना है वो ये है कि आप ये आउटर मेम्ब्रेन से देख सकते हो एक एक्सटेंसिव ट्यूबुलर नेटवर्क देख सकते हो आप यहाँ पे, ओके, जिसे हम कहते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब यहाँ पे आप ये ग्रीन कलर के सर्कुलर या राउंड शेप स्ट्रक्चर्स देख सकते हो, जिन्हें हम कहते हैं राइबोसोम्स। तो इस राइबोसोम्स की प्रेजेंस की वजह से ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसका नाम है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, और ये ग्रीन वाला ये जो राउंड सर्कुलर स्ट्रक्चर है, इसे हम कहते हैं राइबोसोम्स। अब यहाँ पे आप देख सकते हो नीचे की तरफ कि यहाँ पे कोई राइबोसोम प्रेजेंट नहीं है, तो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो स्मूथ है, ओके, बिकॉज देयर इज नो राइबोसोम प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ on the outer surface, so this is your smooth endoplasmic reticulum। नाउ नेक्स्ट है हमारा गोल्गी एपरेटस। कैमिलो गोल्गी 1898 में आए थे, जिन्होंने पहली बार ऑब्जर्व किया था बहुत डेंसली स्टेन्ड नेटवर्क लाइक स्ट्रक्चर्स को न्यूक्लियस के पास, और इन्हें बाद में नाम दिया गया था गोल्गी बॉडीज। उनके बाद ही इसका नाम पड़ा गोल्गी बॉडीज। अब ये जो गोल्गी बॉडीज है उसमें फ्लैट डिस्क शेप्ड सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, जिसे हम सिस्टर्ने भी कह सकते हैं, 0.5 माइक्रोमीटर से 1.0 माइक्रोमीटर का डायमीटर होता है इनका, और ये कैसे स्टैक्ड होते हैं, एक दूसरे से पैरेलली स्टैक्ड होते हैं। The varied number of cisternae are present in a Golgi complex। इसका मतलब नंबर में वेरिएशन शो हो सकता है। सिस्टर्ने जो सैक लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, डिस्क शेप सैक, तो इसका नंबर वेरी कर सकता है, ओके। और ये कैसे अरेंज्ड होते हैं, ये स्टैक्ड एक तरह से पाइल अप, या फिर अगर मैं कहूँ एक तरह से पैरेलली अरेंज्ड होते हैं एक दूसरे के। The Golgi cisternae are concentrically arranged near the nucleus with distinct convexes or the forming phase and concave trans or the maturing phase। अब ये जो Golgi cisternae है ये concentrically arranged होती है न्यूक्लियस के पास, जहां पे उसका कॉन्वेक्स अलग कॉन्वेक्सेस जो होता है वो फॉर्मिंग फेज फॉर्म करता है, और जो कॉन्केव ट्रांस है वो उसका मैच्योरिंग फेज है। The cis and the trans phases of the organelle are entirely different। इसका मतलब जो cis phase है और जो trans phase है इस गोल्गी बॉडी का, ये
बहुत अलग होता है, पूरी तरीके से डिफरेंट होता है, लेकिन इंटरकनेक्टेड होता है एक दूसरे से। गोल्गी एपरेटस का क्या काम है कि ये मटेरियल्स या सब्सटेंसेस की पैकेजिंग में इन्वॉल्व है, ये पैकेजिंग करने में हेल्प करता है, जिससे ये जो मटेरियल्स है या तो ये इंट्रासेलुलर टारगेट सेल के अंदर जो आपके ऑर्गेनल्स है उसमें पहुंचाना है, ट्रांसपोर्ट कराना है मटेरियल को, या फिर सेल के बाहर उसे सिक्रीट करना है मटेरियल या सब्सटेंस को। तो गोल्गी एपरेटस का ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है कि ये मटेरियल की पैकेजिंग में इन्वॉल्व है, और फिर साथ साथ के क्या ये इंट्रासेलुलर टारगेट्स में इस मटेरियल को पहुंचाना है या फिर सेल के बाहर इसको सिक्रीट करना है। अब ये जो मटेरियल्स पैकेजिंग हो रही है, मटेरियल्स की जो पैकेजिंग है वो वेसिकल्स के फॉर्म में होती है और ईआर से, और फ्यूज होती है गोल्गी एपरेटस के सिस फेस के साथ, और फिर मूव करती है मैच्योरिंग फेस की तरफ। ये एक्सप्लेन करता है गोल्गी एपरेटस जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोजली एसोसिएशन में क्यों रहता है। इसका मतलब जो गोल्गी एपरेटस है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ क्लोजली एसोसिएशन में रहता है जस्ट बिकॉज ऑफ दिस रीजन के जो मटेरियल्स हैं वो पैकेज्ड होते हैं वेसिकल्स के फॉर्म में, और फिर वो ईआर से आते हैं और वो किससे फ्यूज होते हैं, सीधा जाके सिस फेस के साथ गोल्गी एपरेटस के उसके साथ फ्यूज कर जाते हैं, फिर मूव करते हैं आगे की तरफ मैच्योरिंग फेस की तरफ। A number of proteins synthesized by ribosomes on the endoplasmic reticulum are modified in the cisternae of the Golgi apparatus before they are released from its trans phase. बहुत सारे प्रोटीन्स जो हैं वो राइबोसोम सिंथेसाइज करते हैं, जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में जो राइबोसोम्स प्रेजेंट है वो सिंथेसाइज करेंगे नंबर ऑफ प्रोटीन्स को, जो के बाद में मॉडिफाइड होती है ये प्रोटीन किसमें, गोल्गी एपरेटस के सिस्टर्नी में मॉडिफाई होती है, मतलब कुछ चेंजेस आते हैं उस प्रोटीन में बिफोर दे आर रिलीज फ्रॉम इट्स ट्रांस फेज। तो ट्रांस फेज से निकलने से पहले ये जो प्रोटीन है जो कि राइबोसोम प्रोड्यूस कर रहा है, सिंथेसाइज कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे जो राइबोसोम प्रेजेंट है वो उसे सिंथेसाइज कर रहा है प्रोटीन को, तो ये जो प्रोटीन है वो मॉडिफाइड होती है किसमें, गोल्गी एपरेटस की सिस्टर्ने में ट्रांस फेज से रिलीज होने से पहले। Golgi apparatus is the important site of formation of glycoproteins and glycolipids. तो Golgi apparatus एक important site है जहां पे glycoproteins फॉर्म होते हैं और glycolipids फॉर्म होते हैं। तो मैंने आपको बताया था प्रोटीन का क्या होता है, मॉडिफिकेशन होता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इट इज नाउ ग्लाइकोप्रोटीन्स, मतलब इसके अंदर कार्बोहाइड्रेट वाला पार्ट भी है और प्रोटीन वाला जो है वो पार्ट भी है। यहाँ पे ग्लाइकोलिपिड्स अगेन कार्बोहाइड्रेट एंड देन लिपिड। यहाँ पे आप देख सकते हो ये सैक लाइक स्ट्रक्चर्स जो है इसे हम कहते हैं सिस्टर्ने। थर्ड है हमारा लाइसोसोम्स। These are membrane bound vesicular structures. वेसिकल के फॉर्म मतलब वेसिकल का स्ट्रक्चर जैसे वेसिकल होता है राउंड शेप, तो ये membrane bound vesicular structures है जो कि फॉर्म होता है कब, जब गोल्गी एपरेटस में पैकेजिंग होती है मटेरियल की। जो आइसोलेटेड लाइसोसोमल वेसिकल्स हैं वो काफी ज्यादा रिच होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में। तो बहुत तरह के ऑल टाइप, सारे के सारे जो टाइप्स होते हैं हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स के वो सारे के सारे इस लाइसोसोमल वेसिकल्स में प्रेजेंट होते हैं, जैसे हाइड्रोलेसिस। हाइड्रोलिसिस में लाइपेजेस है जो क्या करेगा, लिपिड्स को तोड़ेगा। प्रोटीएजेस है जो प्रोटीन को डिग्रेड करेगा। कार्बोहाइड्रेसेस है जो कार्बोहाइड्रेट्स को डिग्रेड करेगा। तो बेसिकली हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स हैं, दैट मींस ये क्या करेंगे, ये ब्रेक डाउन या स्प्लिटिंग में हेल्प करेंगे, और ये ऑप्टिमली एक्टिव होते हैं एसिडिक पीएच पे। तो जो लाइसोसोम का पीएच होता है वो एसिडिक होता है, और जस्ट बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दीज एंजाइम्स, These enzymes are capable of digesting carbohydrates, proteins, lipids and nucleic acids. जैसे कि इसके अंदर बहुत सारे enzymes मैंने आपको बताए थे, lipases है तो lipids को break down करेगा, digest करेगा, proteases है तो protein को digest करेगा, carbohydrates है तो carbohydrates को digest करेगा, ऐसे ही nucleases है तो वो nucleic acids को क्या करेगा, degrade करेगा या digest करेगा। फोर्थ है हमारा वैक्यूल्स। द वैक्यूल इज द मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस फाउंड इन द साइटोप्लाज्म। वैक्यूल भी एक मेम्ब्रेन बाउंड स्पेस के तौर पे जाना जाता है और ये साइटोप्लाज्म में प्रेजेंट होता है। इसमें वाटर, सैप, एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट और बहुत से मटेरियल्स जो कि सेल के लिए यूजफुल नहीं है, तो ये सब वैक्यूल रखता है अपने अंदर।
द वैक्यूल इज बाउंड बाय सिंगल मेम्ब्रेन। यहाँ पे वैक्यूल में एक सिंगल मेम्ब्रेन होती है, मतलब इट इज सराउंडेड बाय अ सिंगल मेम्ब्रेन जिसे हम कहते हैं टोनोप्लास्ट। In plant cells, the vacuoles can occupy up to 90% of the volume of the cell. Plant cells में vacuoles 90% तक occupy करता है सेल की वॉल्यूम का 90%. प्लांट्स में टोनोप्लास्ट क्या करता है, फैसिलिटेट कराता है किसका, ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्टेशन को फैसिलिटेट करता है ऑफ अ नंबर ऑफ आयंस एंड अदर मटेरियल्स अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट्स। मैंने आपको बताया था फैसिलिटेटेड ट्रांसपोर्ट, उसमें क्या होता है, कैरियर प्रोटीन की जरूरत पड़ती है जिससे क्या हो, ट्रांसपोर्ट अक्रॉस द मेम्ब्रेन हो सके। इसी में प्लांट्स में क्या होता है, टोनोप्लास्ट जो है, वैक्यूल का जो मेम्ब्रेन है टोनोप्लास्ट, वो फैसिलिटेट कराता है ट्रांसपोर्टेशन ऑफ नंबर ऑफ आयंस और दूसरे मटेरियल्स का, लेकिन अगेंस्ट द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट, दैट इज फ्रॉम लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई कॉन्सेंट्रेशन। तो इनका मैंने आपको बताया था कि आयंस और मटेरियल्स को क्या कराया, ट्रांसपोर्ट करा रहा है अगेंस्ट कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट वैक्यूल के अंदर। हेंस देयर कॉन्सेंट्रेशन इज सिग्निफिकेंटली हायर इन द वैक्यूल देन इन द साइटोप्लाज्म। और इनका जो कॉन्सेंट्रेशन होता है ये ज्यादातर हाई होता है वैक्यूल में। ओके, तो साइटोप्लाज्म के मुकाबले वैक्यूल में इसका जो कॉन्सेंट्रेशन है वो काफी हाई होता है। In amoeba, the contractile vacuole is important for excretion. अब अमीबा में एक वैक्यूल है जिसका नाम है कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ये इंपॉर्टेंट होता है किस पॉइंट ऑफ व्यू से, एक्सक्रीशन। तो ये एक्सक्रीशन में इन्वॉल्व है। तो कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल दैट इज प्रेजेंट इन अमीबा इज इन्वॉल्व इन एक्सक्रीशन। बहुत सारे सेल्स में जैसे प्रोटिस्ट में फूड वैक्यूल्स जो है वो फॉर्म्ड होते हैं। ऑब्वियसली फूड वैक्यूल्स फॉर्म्ड होते हैं, और वो कैसे होते हैं, फूड पार्टिकल्स को इनगल्फ करके। तो बेसिकली क्या होता है, जैसे ही फूड पार्टिकल को इनगल्फ किया या कोई भी फूड मटेरियल है या सब्सटेंस है उसको जैसे इनगल्फ किया ओके ऑर्गेनिज्म ने, तो क्या होता है, फूड वैक्यूल फॉर्म होता है। एंडोसाइटोसिस जिसे कहते हैं। आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो समझ में आई हो। नेक्स्ट वीडियो में हम यूकैरियोट्स के और डिफरेंट ऑर्गेनल्स को पढ़ेंगे डिटेल में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर वीडियोज। थैंक यू।